हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेकर के हम आप लोगों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इस क्लास का पर्पज़ ये है क्विक रिवीजन, कि हम वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज कर सकें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कई बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, सर ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैसअप कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ये क्वेश्चन चैप्टर क्यों समझ नहीं आ रहा, आपको हर एक चैप्टर के पीछे का हमें कंसेप्ट समझना होगा। देखिएगा, क्लास 9th में आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर क्लास 8th में भी था, ठीक है। हो सकता है कई सारी प्राइवेट पब्लिकेशंस में क्लास 6 में भी है, क्लास 8th में भी है, फिर 9th में भी है और ग्रेड 11th में भी है, ग्रेड 11th और 12th में भी। तो देखो, आपको समझना ये होगा कि चैप्टर की कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ो, यानी जिस ग्रेड में हो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ो। तो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान में रख के पढ़ोगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा चैप्टर। लेकिन क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इवन कई टीचर भी करते हैं कि वो चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट, जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ स्टेयर्स में होता है। जैसे कि समझिएगा, सबसे पहली चीज ये है कि आप सेल के ऑर्गेनेलिज और सेल के बेसिक स्ट्रक्चर से तो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फिर जब बेसिक चीजें कवर अप हो जाएंगी, फिर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ सकते हो। तो देखो, जिन बच्चों को पढ़ना है, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 11th का भी सिलेबस अभी टॉपिक अभी कंप्लीट कर लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो पहले हम उन टॉपिक और कंसेप्ट को समझें जो ग्रेड 9 के अकॉर्डिंग है, फिर हम ग्रेड 11th और 12th जो भी आपको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज, जैसे सेल है, ये टॉपिक तो एक बहुत छोटा है, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको हम सेल कहते हैं, ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर इस टॉपिक पर भी आप चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो। तो कोई भी एंड नॉलेज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये इसका एंड है। आप चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना सा टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन आप उस टॉपिक पर भी आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तभी तो इंटरेस्ट आएगा। मैं मान सकता हूं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर मुझे तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज के लिए तभी तो पढ़ पाओगे जब आपको समझ में आ रहा होगा, चैप्टर में इंटरेस्ट लग रहा होगा। लेकिन अगर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, क्योंकि हम इस चैप्टर में हर एक वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी है। तो देखो, हम बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सेल, देन हाउ इट डिस्कवर, कैसे डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया। फिर हम सेल थ्योरी भी समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सेलुलर कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल, यानी सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलिज, और फिर जो उनके स्ट्रक्चर हैं, सेल के ऑर्गेनेलिज हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे। तो अब अगले 40 से 45 मिनट मुझे दे दीजिएगा, आप पूरे पेन और पेपर के साथ लेकर के बैठ जाइएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि एंड ऑफ द टॉपिक आप सारी चीज़ों को आसानी से समझने में समझ लेंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप एक वीडियो आधा इंट्रो यहां देखा, आधा कहीं और देखा, तो फिर आप भटकते ही रहेंगे, आप कभी भी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। आपके एग्जाम पास हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप और भी सीरियस और सिंसियर होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द सेल। सेल क्या है भैया, ये सेल क्या भला है। तो हम कहेंगे सेल इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, यानी ये हमारे जीवन की प्राइमरी आधारभूत संरचना है। सर क्या मतलब है, समझिएगा। देखिएगा भैया, जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो।
ऑर्गेनिज्म। देखिएगा, ये इसी तरीके से है जैसा हमारा घर किससे बना होता है, ब्रिक्स से मिलकर के क्या बनती हैं, वॉल बनती हैं, और वॉल मिलकर के क्या बनती हैं, रूम, और रूम बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, एक होम बनाते हैं, और जब उसमें लोग भी रहते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक हाउस बन जाता है। तो ये इसी तरीके से, तभी हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधारभूत संरचना है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होती ही होती है, चाहे फिर वो अमीबा, प्रोटोजोआ या फिर एलिफेंट, या सबसे दुनिया के सबसे बड़े जानवर ले लिए जाए या सबसे छोटे, सभी के अंदर सेल होती हैं। तो ये सेल क्या है, ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी हेल्प से, जैसे कि समझिएगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटी छोटी सेल्स हैं। एक हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं, जैसे मैं सेल का एग्जांपल ले रहा हूं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक जो लिवर है वो भी किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। जब सेल बहुत सारे मिल गए तो टिश्यू बनाया, टिश्यू का सेम काइंड्स ऑफ फंक्शंस मिलकर के ऑर्गन्स बनाया, जैसे लिवर हो गया। तो ये लिवर है, ये हमारे एक डाइजेशन सिस्टम के एक ऑर्गन्स है ना, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, इसके साथ साथ स्टोमक, ये सारे मिलकर के ऑर्गन्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो बेसिकली सेल है वो हमारे जीवन की आधारभूत संरचना है, जो मिलकर के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा सेल क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर सेल डिस्कवरी किसने किया, सेल के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो भैया सेल के बारे में सबसे पहले बताया रॉबर्ट हुक ने। बताया कि भैया जो सेल है वो कैसा है, वो जो डेड सेल बताया। उनके अंदर, उनके पास जो माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने एक प्लांट का जो बार कॉर्क लिया या फिर लिया, उसमें हेक्सागोनल शेप दिखाई दिया। इन शेप को उन्होंने क्या बोला, इनको सेल बोला। तो सर अब ये तो सेल का समझ में आ गया, लेकिन सर लिविंग सेल के बारे में जिसने डिस्कवर किया वो कौन थे, वो थे एंटोनियो ल्यून वॉन हॉक। तो एंटोनियो ल्यून वॉन हॉक साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी किया था सेल का। आया समझ में, लिविंग सेल का। देखो दोनों में डिफरेंस है कि जो, देखो आगे जब चैप्टर पढ़ोगे आप टिश्यू, जहां आप प्लांट टिश्यू पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि सेल जो लिविंग सेल होती हैं वही डेड हो जाती हैं। जो एक टिश्यू चैप्टर में आसानी से समझेंगे, तब तक के लिए आप ये समझ लीजिएगा प्लांट्स के आउटर सेल को इन्होंने ले लिया और वो कैसी सेल थी, जो डेड सेल थी। लेकिन लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया, एंटोनियो ल्यून वॉन हॉक सर ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी तक ये समझ में आ गया कि सर सेल क्या है और सेल की डिस्कवरी किसने किया। अब सेल के शेप की बात कर ली जाए तो भैया सेल का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता कि हम ये कह दें कि सेल इस शेप में होती है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर साइज होता है कि मैं कह दूं इतना छोटा साइज होता है। तो सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं, साइज की बात बाद में करते हैं। तो देखो ये देखा, ये आपका बैक्टीरिया का सेल का शेप है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं, इसी तरीके से ये एपिथेलियल सेल है, ये मस्कुलर सेल है, ये फैट सेल है, और मसल, स्मूथ मसल सेल्स हैं, स्किन सेल हैं, इसके साथ साथ ये एल्गी की सेल है। तो आप देख पा रहे हो हर एक ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप्स के सेल हैं, उनका सेल का शेप कोई भी डिफाइन नहीं है। आया समझ में? तो हम ये नहीं कह सकते कि सेल का शेप एक पर्टिकुलर होता है, क्योंकि हर एक टाइप्स के सेल्स का अपना स्पेसिफिक शेप होता है। अब हम साइज की बात कर लें तो भैया सेल का साइज भी फिक्स नहीं है। ये सबसे दुनिया का छोटा सेल जो कि क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसका क्या होता है 0.3 नैनोमीटर होता है, यानी 0.3 नैनोमीटर जिसकी क्या होती है, इतना साइज का होता है, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा जो कि क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है, जो कि कितना होता है 6 इंच डायमीटर से भी ज्यादा का होता है। तो समझिएगा एक इतना छोटा सेल जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इतना बड़ा सेल जो एक लगभग फुटबॉल के गेंद के बराबर है। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो आप कहोगे माइकोप्लाज्म। द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, आप कहोगे ऑस्ट्रिच एग। अब आता है क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन, तो आप कहोगे नर्व सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे स्पर्म इन मेंस। आया समझ में?
आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ये क्या है सर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर? बेसिकली ये टाइप्स ऑफ सेल है, टाइप्स ऑफ सेल हैं, उनकी सेल के नंबर ऑफ के बेसिस पर। अब देखो क्या होता है कि कुछ सेल्स होती हैं जिनके अंदर केवल एक सिंगल सेल से बनी होती हैं, जैसे अमीबा है, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर सेल हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ए सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। अब समझिएगा, इसी तरीके से मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर देयर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? इनके ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन के करने के लिए अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल्स। ये आपके क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं, जबकि आपके अमीबा, प्रोटोजोआ, यूग्लिनिया ये आपके यूनिसेलुलर हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं दो टाइप्स के पर्सन्स को लेता हूँ। एक जो रोड साइड में अपना घर बना लेते हैं, वो होते बहुत गरीब हैं, उनके पास एक टेंट होता है, उसी टेंट के अंदर वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे उनका वो वही स्टडी रूम है, वही गेस्ट रूम है, वही डाइनिंग रूम है, तो उनके पास एक रूम है, उसी में सारी जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से अमीबा है, वो यूनिसेलुलर है, वही उसी सेल से वो डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, जितने भी इंपॉर्टेंस एसेंशियल परफॉर्मेंस है वो एक सेल से करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ये हैं रिच पर्सन, लाइक बेंगलो, जिनके पास बंगलो टाइप घर है, तो ये लोग क्या करते हैं? इनके पास गेस्ट रूम अलग होता है, डाइनिंग रूम अलग होता है, ड्रेसिंग रूम अलग होता है, स्टडी रूम अलग होता है, सारे जो भी परफॉर्म करने के लिए किचन अलग है। तो इनके लिए सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। यही डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेल थ्योरी। देखिएगा भाई, सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था स्क्लाइडर एंड स्वान। स्क्लाइडर थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे, एंड स्वान आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के थे। तो ये हमारे स्क्लाइडर और स्वान ने सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने बताया, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। यानी ये कहा इन्होंने कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप ऑफ जस्ट 1 और मोर। इन्होंने कहा कोई भी लिविंग सेल्स है वो एक या ज्यादा बन सकता है। यानी इनका कहने का मतलब यही था सिंपल सा, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा क्या है, ऑल लिविंग फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैपेंड विद इन सेल। यानी जितने भी लिविंग फंक्शंस हैं, यानी जीवित रहने के लिए जितने भी फंक्शंस एसेंशियल हैं, वो सारे अपने अंदर सेल करता है। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है कौन? सेल खुद से ही करता है। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। यानी जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से आई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। जैसे कि आप इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा क्लास 8th में पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो आपने देखा कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। स्पर्म और जो ओवम है वो फर्टाइल होती है, एक जायगोट बनाती हैं। तो ये भी क्या है? सेल्स हैं, कंबाइन हुए हैं। अब यही कंबाइन सेल डिवीजन आगे कंटिन्यू पार्ट्स करता है और बेबी का रूप लेता है। फिर से भी सेल डिवीजन कंटिन्यू बना रहता है, फिर जाकर के वो क्या बना लेते हैं? वो बनाते हैं, एक ह्यूमन का रूप ले लेते हैं। तो ये क्या है? सारे जितने भी ह्यूमंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, जो कि पहले से एक सेल एग्जिस्ट थी। तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सेल थ्योरी में याद रखने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा, ऑल लिविंग लाइफ फंक्शंस इन ए ऑर्गेनिज्म हैपेंड विद इन सेल। यानी जितनी भी लाइफ फंक्शन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर होती हैं। थर्ड, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल।
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया, इनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर जो प्लांट सेल होती हैं वो रेगुलर इन शेप में होती हैं, और जबकि जो हमारी एनिमल सेल होती हैं वो जनरली इनरेगुलर होती हैं। दूसरा, कि सेल वॉल में सेल जो प्लांट सेल में होती हैं वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो आउटर सेल है उसे कहते हैं सेल वॉल, किसमें? प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। समझ में आया? तीसरा, प्लास्टेट्स आर प्रेजेंट, जो प्लास्टेट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल, वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट, यानी जो वैक्यूल्स होता है, जो फूड स्टोरेज करने का काम करता है, ये प्लांट सेल में होता ही होता है। और कैसा होता है? बड़ा होता है। जबकि में स्मॉल एंड टेम्परेरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा कैसा होगा? वैक्यूल्स, छोटा वैक्यूल्स होगा, स्मॉल वैक्यूल्स होगा। अगला देखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल में कहाँ होता है? सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी होता है, साइड में होता है। आया समझ में? जनरली प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल साइज से। तो ये जो डिफरेंस थे, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस थे। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एंड सेल थ्योरी। एंड एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु डिस्कवर द सेल, एंड एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन आ सकता है हु डिस्कवर द सेल, हु गिव्स सेल थ्योरी। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन कि सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक यहां तक समझा। अब आगे सबसे पहले हम समझते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो, हर एक सेल ऑर्गन जो है उसको हम एक किसी से कंपैरिजन करेंगे। देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है? इसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। अब क्यों? अगर आपने इस वर्ड का मीनिंग समझ लिया सिक्योरिटी गार्ड, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी फॉरेन चीज को अंदर ना आने दे, ठीक है। और क्या होता है? सिक्योरिटी करके रखता है, ठीक है। तो यही तो है द लेयर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दैट हेल्प्स कीप फ्लूइड एंड ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। तो ये क्या करता है? ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में होता है। इसका काम क्या होता है? फ्लूइड को रखना, फ्लूइड को रखना। आगे बढ़ते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है समझते हैं। It's allow entry and exit of some selectively membrane outside the cell। यानी देखो, आपका जो बॉडीगार्ड क्या करता है? कुछ चीजों को अंदर जाने देता है और कुछ चीजों को बाहर आने देता है उसकी प्रेजेंस में ही। तो ये भी क्या करता है सेल मेम्ब्रेन? कुछ चीजों को तो सेल के अंदर जाने देगा और कुछ चीजों को क्या करेगा? सेल से बाहर निकाल देगा। इट्स हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल। ये शेप को, जो सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। और ये क्या करता है? माइक्रोब्स और फॉरेन सब्सटेंस से क्या करके रखता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें बचा के रखता है। ठीक है सर, समझ में आया? अब देखो, इसमें देखो, अब देखो, हमने देखा कि ये कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर को अंदर और अंदर को बाहर भेजता है। तो जिस तरीके से ये करता है इसे क्या कहेंगे? इसे दो तरीके से करता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। देखो, यहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा होगा, यहाँ होगा डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या होगा? डिफ्यूजन। देखो, आप समझते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस टू मूव सॉल्वेंट पार्टिकल अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं वो किसके थ्रू? रिक्वायर ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर कभी भी मूवमेंट हो रहा है कैसा? हाई कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जबकि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। ये प्रोसेस, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी दोनों का स्टेट लगभग सेम ना हो जाए।
और इसके लिए भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो जो ट्रांसफर ऑफ कंसंट्रेशन है वो सेम है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिफ्यूजन में नहीं। दूसरा कि इट इज ए लिमिटेड ओनली फॉर लिक्विड मीडियम, जो ऑस्मोसिस है वो केवल लिक्विड मीडियम में होता है, जबकि डिफ्यूजन है वो हमारा लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों में होता है। आया समझ में। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं वो वाटर का इनटेक करते हैं कहाँ से, सॉइल से, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। एग्जांपल द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट से वाटर लेते हैं, जबकि डिफ्यूजन का एग्जांपल है CO2 ऑफ सेलुलर वेस्ट। जब भी सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, क्योंकि ये तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया और डिफ्यूजन समझ में आ गया। अब हमारे पास ऑस्मोसिस के भी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स का ऑस्मोसिस है, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। तो समझते हैं क्या, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंडो ऑस्मोसिस। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, the solvent of the molecules move inside the cell, this is known as इंडो-ऑस्मोसिस। यानी क्या है भैया कि जब मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करें, अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दें, तो हम क्या कहेंगे सर, इसे इंडो-ऑस्मोसिस है। अब कई बच्चों को दिक्कत है कि उन्हें सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनाते हैं, पहले यही समझ लिया जाए, फिर आगे बात करेंगे। देखो, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर हमने एक गिलास लिया पानी और उसके अंदर 1 टीस्पून हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। अब जो सॉल्ट डाला है उसका अमाउंट क्या है, कम, तो सॉल्यूट में लेटर काउंट कितने हैं, कम। जो डाला गया है उसे कहेंगे सॉल्यूट। अब सर ऐसे क्यों बता रहे हो, ये लग रहा है नर्सरी बच्चों को पढ़ा रहे हो। भैया ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप आगे भूल जाओगे, जब हम ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, एग्जाम में आएगा तब कंफ्यूजन रहेगा ना, क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। तो हमें ध्यान रखना है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसमें ज़्यादा लेटर हैं, वो हमारा सॉल्वेंट है। जो कम क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है वो सॉल्यूट है, क्योंकि उसमें लेटर कम है। आया समझ में। अब एक्सोऑस्मोसिस क्या है, जब सब्सटेंस और पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर दे, कहाँ, बाहर की तरफ, तब हम उसे कहेंगे ऑक्सोऑस्मोसिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारा इंडोऑस्मोसिस है और क्या एक्सोऑस्मोसिस है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म हैं, इनको भी समझना है। देखो, अब अगर हमारे पास ऑस्मोसिस हुआ है तो कितनी कंडीशन हो सकती हैं, समझिएगा, 3 कंडीशन हो सकती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हमारा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, इन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वन दैट हैज सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोथ साइड एंड आउटसाइड। अगर कंसंट्रेशन लेवल अंदर और बाहर का कैसा है, सेम है, तो क्या यहां किसी भी तरीके का मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो जहां आइसो का मतलब होता है बेसिकली सेम, जब कंसंट्रेशन लेवल कैसा हो, सेम होगा, तो वहां किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, सेम है। अगला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वन दैट हैज ए हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। यानी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज्यादा है कहां, बाहर की तरफ सेल में, कंपेयर किससे, इनसाइड द सेल। देखो यही लिखा है, कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, यानी कंसंट्रेशन कैसा है, बाहर ज्यादा है। और आपको पता है कि जब कंसंट्रेशन लेवल बाहर ज्यादा है तो ऑस्मोसिस कैसा होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, पार्टिकल कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से हाइपर का मतलब होता है मोर। तो जब भी कंसंट्रेशन लेवल बाहर का ज्यादा होगा तो मूवमेंट कहां होगा, बाहर की तरफ होगा, तो जो कि क्या है, एक्सोऑस्मोसिस है, एग्जिट, बाहर से। हमने ये समझा है। इंडो, इनकमिंग,
ठीक है, इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं। अगला है हमारा हाइपोटॉपिक, यानी कंसंट्रेशन कैसा है, कम, कहाँ का, बाहर का। देखो यही लिखा है, इन दैट हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, यानी अंदर ज़्यादा है तो मूवमेंट कैसा होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, तो ये होगा इंडोऑस्मोसिस। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो ऑस्मोसिस का किस टाइप्स का होता है, तो आप कहोगे सर जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसमें जो मूवमेंट होता है वो हमारा होता है एक्सोऑस्मोसिस, और जबकि हाइपो में इंडोऑस्मोसिस। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो अगर आप यहाँ तक हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, चीज़ों को आसानी से समझने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सेल वॉल क्या है। तो सर हमने केवल ये सेल वॉल प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पहले से ही समझ रखा था। तो सेल वॉल क्या है, ये प्लांट्स के आउटर सरफेस है। तो बेसिकली ये प्लांट्स के इनर सरफेस प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे आता है ये समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेल वॉल एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन। तो आपको यही तो लिखना है कि सेल वॉल क्या है। तो आप लिखोगे सेल वॉल इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल while it is not found in animals, और यार लिख सकते हो it is not found in animal cell। ठीक है सर। अब दूसरा क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, इट्स प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। ये क्या करता है, प्लांट्स को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को प्लांट्स से क्या करके रखता है, बाहर ही रखता है। क्या रखता है, बाहर ही रखता है। आया समझ में। देखो अब हम आगे समझते हैं और एक और चीज़ समझते हैं कि जो हमारे पास सेल वॉल किस में होती हैं। सर सेल वॉल हमारे पास केवल प्लांट्स में होती हैं, ठीक है सर, लेकिन हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं कुछ जिनके अंदर भी होती हैं, और इसके साथ साथ फंगी के अंदर भी सेल वॉल होती हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कि जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती हैं उन सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, तो हम उन सेल वॉल को कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। या फिर कि जो प्लांट सेल की सेल हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, आप कह सकते हो कि सर प्लांट सेल की सेल हैं वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती हैं, जबकि बैक्टीरिया की किससे बनी होती हैं, तो आप कहोगे पेपिडोग्लाइकॉल। क्या कहेंगे, पेपिडोग्लाइकन है उससे मिलकर के बनी होती हैं। जबकि फंगी है उसकी जो हैं वो हमारी चिटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, चिटिन। कई बच्चे इसे किटिन भी पढ़ते हैं या चिटिन, ये तुम्हारी इच्छा है। देखो अब हमें ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। कई बार एमसीक्यूज में डायरेक्ट आ जाता है सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स मेड अप ऑफ, ऑप्शन उसमें 3 दे देगा, ये सेल्यूलोज, पेपिडोग्लाइकोल, किटिन, नन ऑफ दीज। तो आप क्या कहोगे, सेल्यूलोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल कहते हैं। ऐसा कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं, समझिएगा। देखिएगा हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, आप देखोगे तो हमारे ब्रेन के 2 फंक्शन हैं। पहले तो हमारी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके रखना, दूसरा मेमोरीज स्टोर करके रखना। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये भी यही काम करता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। ये देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में है। तो ये क्या करके रखता है कि ये सेल की ग्रोथ को और उनके रिप्रोडक्शन को, इसके साथ साथ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखता है। तो आप क्या कहोगे कि न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया इट्स हेल्प इन द ट्रांसफर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तीसरा इट्स कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड द सेल्स। ये इसके तीनों फंक्शन हो गए। तो आपको किसी भी सेल ऑर्गन्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3 फंक्शन पता होने चाहिए और उसकी लोकेशन क्या है ये पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ पेन और पेपर लेकर के बैठो। कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं ऐसी भी बताऊंगा जो कि स्लाइड्स में नहीं होगी, तो आप उनको तुरंत लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और समझते हैं। देखो, जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। तो ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स वो नहीं जो पहनते हैं, जीन्स है ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को रखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर द कंपोजिशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो डीएनए क्या होते हैं? डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कैरी करके रखता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरी करते हैं जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं जो उनके ग्रोथ और उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं जीन्स। तो जीन्स क्या है? ए जीन्स इन द फंडामेंटल फिजिकल एंड फाउंडेशन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी हमने देखा है सबसे छोटा इकाई क्या होता है? जीन्स ही होता है। जीन से क्या, देखो न्यूक्लियस के अंदर सेल्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, इसीलिए जीन्स को क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कह रहे हैं। तो आपको जीन्स को भी समझ के रखना है। अब देखो हमारे सेल्स के फंक्शन मैंने पहले ही बताया, द न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल द फंक्शंस इनसाइड द सेल। जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। इस कंटेंट सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और ये क्या करता है? ये सेल के हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है। किसका? सेल का। न्यूक्लियस प्ले द इंपॉर्टेंट रोल्स इन द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के लिए। अब देखो हमारे पास सेल के भी टू टाइप्स होते हैं, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आप इमेज से ध्यान रखेंगे। बेसिकली प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी ऐसी सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? उनके जैसे समझिएगा, ह्यूमंस के अंदर ब्रेन है, वेल डिफाइंड है। सर डॉग के अंदर भी है लेकिन क्या वेल डिफाइंड है? सर कैसे वेल डिफाइंड? मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हम कहेंगे उनके अंदर ब्रेन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से इनके अंदर प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव पुरानी, इनके अंदर सेल्स के अंदर जो सेल्स तो हैं लेकिन जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या न्यूक्लियस रीजन पुअरली डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। और जो पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, केवल एक क्रोमोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक का मतलब है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, सराउंडेड बाय सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इनके आसपास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन बाउंड भी ऑर्गेनेलीज हैं। तो जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो फ्लूइड होता है सेल्स के अंदर उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो भैया हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो द फ्लूइड दैट फिल्स इन सेल, जो फ्लूइड है अंदर है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट्स हेल्प द एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज। जो क्या काम करता है? सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन को, जो उनके अंदर मटेरियल्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का, एक्सचेंज करने का काम करता है। इनका हेल्प क्या हो गया कि ये हमारे सेल साइटोप्लाज्म होते हैं, फ्लूइड होता है सेल के अंदर, और इनका मेन फंक्शंस क्या होता है? इनका मेन फंक्शंस होता है कि ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं मेटाबॉलिक जितने भी सब्सटेंस हैं उनको। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अब ये देखो, ये जो नेटवर्क बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मतलब है इट इज द लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब एंड सीट्स। तो ये जो नेटवर्क बॉन्ड शेप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, आरईआर यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा एसईआर जो कि हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी दोनों में हम डिफरेंस भी समझने वाले हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर के साइटोप्लाज्म तक ये क्या होता है?
पूरा बाउंड होता है। अब हम समझते हैं क्या RER है, क्या SER है, तो समझते हैं। देखो RER जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आर अटैच्ड टू द सरफेस, और इनके अंदर क्या होते हैं, राइजोसोम्स। तो जो RER हैं, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी सरफेस पर राइजोसोम्स होते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रफ होते हैं। जबकि इन SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू द सरफेस, और इनकी सरफेस से राइजोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। सिंथेसिस, ये क्या करता है, जो RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, जबकि SER है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम करता है। आगे, इट इज फॉर्म्ड टू ट्यूबुलर एंड द सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के पास में होता है, जबकि ये क्या होता है, आर नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होते हैं। तो देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कि हमारे पास रेटिकुलम दो होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, ये क्या करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जो ह्यूमन लिवर हैं या फिर एनिमल्स लिवर हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब लाइसोसोम्स क्या होता है। इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। ऐसा क्यों कहते हैं, समझिएगा। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक क्या होता है, सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एंजाइम्स होता है, तो ये क्या करते हैं, देखो, हेल्प्स डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन द फूड इन द सेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट हैज स्टोर हियर। यानी ये सेल में डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं जो इसके अंदर होता है। लाइसोसोम्स आर ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल। जो लाइसोसोम्स है वो केवल एनिमल सेल में होता है। अब होता क्या, समझिएगा। अगर किसी भी सेल्स को डैमेज हो गया है, क्या हो गया है, अगर कोई भी सेल है वो डैमेज हो गई है, तो ये क्या करेंगे, ये उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, क्योंकि ये इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन करते हैं और वो पूरी सेल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे सुसाइडल बैग के बारे में आपने सुना होगा, जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ब्लास्ट कर देते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से, लेकिन ये हार्म नहीं करते, ये सेल के लिए फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि सेल जब एक डैमेज स्टेज में चली गई है, जब ये इसके अंदर, जब इसको ये समझ लीजिएगा कि सेल हार्म कॉज करना शुरू करेगी, इसलिए ये क्या करेंगे, ये बैग फट जाते हैं और जितना भी एंजाइम्स होता है ये उस एंजाइम्स के हेल्प से इस सेल को पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। आया समझ में या नहीं? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। अब देखो भैया, हमारे पास बेसिकली प्लास्टेट्स होते हैं, जो हमारे पास देखो प्लास्टेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टेट्स। तो प्लास्टेट्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स को, ये केवल प्लांट सेल में होते हैं। किसमें होते हैं, ओनली प्लांट सेल में होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है हमारा दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो आपको क्लोरोप्लास्ट पता ही है। देखो, अब इनके फंक्शन समझ लें। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है भैया, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इनको ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट होगा या फिर कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। और जबकि हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, ये कैसा होता है, ये एक्सेप्ट ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा ये कोई भी हो सकता है। तो जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, ये कलर्ड प्लास्टेट्स होता है, एक्सेप्ट ग्रीन, AXCEPT, ग्रीन। एक्सेप्ट ग्रीन के अलावा ये सारे कलर होते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लावर्स को, जो उनकी पेटल्स हैं और उनके साथ साथ लीव्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पता ही है कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है, जो हरे कलर का होता है, सनलाइट के प्रेजेंट में फूड बनाने का काम करता है। किसमें, प्लांट्स के अंदर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा प्लास्टेट्स। आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
ऐसा क्यों कहते हैं समझिएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, ये दोनों में होती हैं, तो क्या होता है C6H12O6, जब ग्लूकोज सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है और रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन और पहुंच गया इनके पास, तो ये क्या करेंगे, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और प्लस ATP, एक मॉलिक्यूल्स है वो एनिमल सेल में 38 ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ATP क्या है, ये करेंसी ऑफ है। यानी मान लीजिएगा आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही तो खर्च कर पाओगे। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और उन्हीं एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन करते हैं। जो हमारे अंदर एनर्जी होती है उन्हीं से हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इनके अंदर इनके अंदर खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है। क्या होता है, राइबोसोम्स, और इनके साथ साथ DNA इनका खुद का होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स। तो सर ये वैक्यूल्स क्या हैं, वैक्यूल्स हैं जो फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोरेज करने का काम करते हैं, जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो जो कि प्लांट सेल में कैसा होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसा होता है, छोटा होता है। तो बेसिकली ये फूड को स्टोरेज और उनको सर्वाइवल टाइम में इनको फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक्स में वैक्यूल्स के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट्स जो भी टर्मोलॉजी थी उसको हमने डिस्कस किया। अब देखो इसमें मुझे देखो अगला जो है हमारा क्लास होगा उसमें देखो सेल डिवीजन रह गया है, उसको भी कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेकर आऊँगा जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे। तो अभी मेरा जो सेल डिवीजन टॉपिक रह गया इससे वो अगली वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है और मेरी कोशिश ये है कि हम 40 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करें। तो आई होप आपको यहाँ तक सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में समझ में आया होगा। देखो आपको क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे तो वो ऐसे ही पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स या व्हाट इज़ वैक्यूल्स, वेयर इट इज़ सिचुएटेड। तो आपको यही चीज़ें समझना है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके पास 4 पॉइंट लिखने को होने चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 3 पॉइंट लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप बेटर यही होगा कि पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ पैराग्राफ के कंपेयर में पॉइंट्स में लिखो, जो आपके लिए लर्न करना भी आसान होता है और उनको समझना भी आसान होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। Thanks for joining. Have a great day.